पूरे ब्रह्मांड में अकेली वो जगह है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है? क्या हमारे ब्रह्मांड में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर एलियंस मौजूद हों? और अगर है भी तो क्या हम उनसे कभी मिल पाएंगे? ये ब्रह्मांड अरबों लाइट ईयर्स के दायरे में फैला हुआ है और हमारे गैलेक्सी से सबसे करीबी गैलेक्सी यानी कि एंड्रोमेडा, इवन वो भी हमसे 25 लाख लाइट ईयर्स दूर है। यानी कि अगर हम लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करें तो हमें सिर्फ एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक पहुँचने में ही 25 लाख साल लग जाएंगे। तो इस हिसाब से हम अपने अर्थ के बाहर कोई भी लाइफ ढूंढ नहीं सकते। ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है। पर क्या होगा अगर मैं कहूँ कि इन करोड़ों लाइट ईयर्स के डिस्टेंस तक ट्रैवल करने के लिए भी एक तरीका मौजूद है और वो है दोस्तों, अगर हमें वर्म होल्स को समझना है तो हमें टाइम में 108 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1915 में अपनी फील्ड इक्वेशन को पूरी दुनिया के सामने पेश किया। ये फील्ड इक्वेशन 10 अलग अलग इक्वेशंस का एक सेट था जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के ही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक पार्ट था। ये फील्ड इक्वेशन में तो थे 10 इक्वेशंस, बट इसे शॉर्ट में हम एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि कुछ ऐसी दिखाई देती है। ये फील्ड इक्वेशन हमें ये शो करती है कि कैसे मैटर और एनर्जी स्पेस टाइम के कर्वेचर को अफेक्ट करती है। ये स्पेस टाइम कर्वेचर क्या होता है, इसे समझने के लिए आप एक बहुत बड़ी चादर को इमेजिन करो। अब जैसे ही आप किसी हैवी ऑब्जेक्ट को उस चादर के बीच में रखोगे तो आप ये देखोगे कि वो ऑब्जेक्ट उस चादर को बीच से बेंड कर दे रहा है। और बस इसी तरह हमारा स्पेस भी एक बहुत बड़े चादर की तरह है और स्पेस में कोई भी मैटर या फिर एनर्जी उसी स्पेस टाइम के फैब्रिक को बेंड कर देती है। और ये जो स्पेस टाइम में कर्व पैदा हुआ है इसे ही हम स्पेस टाइम कर्वेचर कहते हैं। ये स्पेस टाइम कर्वेचर जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा होगा उसकी ग्रेविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। आइए इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है, पर कई सारे रिसर्चेस के अकॉर्डिंग लाइट भी किसी हैवी ऑब्जेक्ट के सामने बेंड हो जाती है। दरअसल ये चीज भी स्पेस टाइम कर्वेचर के कारण ही होती है। अगर हम अपने सन का ही एग्जांपल लें तो सन भी स्पेस टाइम में कर्वेचर पैदा करती है। तो जब दूर से आने वाली लाइट सन के करीब से होकर गुजरेगी तो वो लाइट भी इसी स्पेस टाइम कर्वेचर से होकर गुजरेगी और इसी कारण से वो लाइट बेंड हो जाएगी। और ब्लैक होल्स के पास भी कुछ ऐसा ही होता है। अब हम वापस से आ जाते हैं अपनी फील्ड इक्वेशन पे। आइंस्टाइन की इस फील्ड इक्वेशन को सबसे पहली बार एक जर्मन फिजिसिस्ट ने सॉल्व किया था जिनका नाम कार्ल एस था। उन्होंने ये सोचा कि क्या होगा अगर स्पेस टाइम के फैब्रिक को हम इनफाइनाइटली बेंड कर दें, और यहीं से उन्हें पता चला ब्लैक होल्स के बारे में, जो कि एक ऐसी चीज है जिसमें कोई भी चीज अंदर तो जा सकती है पर वो वापस बाहर नहीं आ सकती। इवन लाइट तक ब्लैक होल को एस्केप नहीं कर सकती। ब्लैक होल्स पूरे ब्रह्मांड की सबसे अजीब चीजों में से एक है। ये जगह इतनी अजीब है कि यहाँ पर टाइम तक थम जाती है। हमारे अर्थ से सबसे क्लोजेस्ट ब्लैक होल गाया BH1 है जो कि हमसे सिर्फ 1560 लाइट ईयर्स दूर है। यहाँ पर आप बोलोगे कि 1560 लाइट ईयर्स को तू सिर्फ कैसे बोल रहा है, पर एक्चुअल में ये ब्रह्मांड के इतने बड़े बड़े डिस्टेंसेस के सामने कुछ भी नहीं है। आप ये जानकर शॉक हो जाओगे कि ब्लैक होल्स इतने बड़े भी हो सकते हैं। हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खोजे जाने वाला ब्लैक होल टर्न 618 है। इसमें सन से लगभग 66 बिलियन टाइम्स ज्यादा मास है और अगर हम इसे अपने सोलर सिस्टम से कंपेयर करें तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। आप देख सकते हो कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम इसके सामने सिर्फ एक डॉट के बराबर है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ब्लैक होल्स कितने भयंकर हो सकते हैं। इसके अलावा हम अभी तक ये नहीं जान सके कि ब्लैक होल्स के अंदर जाने पर क्या होता है, पर इसके लिए भी हमारे पास एक आंसर आया जो कि थी फील्ड इक्वेशन की सेकंड सॉल्यूशन, जिसे नाम दिया गया आइंस्टाइन रोजन ब्रिज, और इसी को हम वर्म होल्स कहते हैं। वर्म होल्स को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मानो कि यूनिवर्स में कोई दो पॉइंट्स हैं जिनका नाम A और B है और उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 1000 लाइट ईयर्स। तो अगर हम लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करें तो हमें पॉइंट A से B तक पहुंचने में 1000 साल लग जाएंगे। पर अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को किसी वर्म होल के थ्रू कनेक्ट कर दें तो हमें पॉइंट A से B तक पहुंचने में सिर्फ कुछ घंटे लगेंगे। इसे और अच्छे से समझना है तो आप अपने आसपास में रखे हुए किसी पेपर को उठाओ। अब आप उस पेपर के दोनों एंड पर एक एक पॉइंट बनाकर उन दोनों पॉइंट्स को ओवरलैप करके उसमें एक पेन से छेद कर दो। तो यहाँ पर वो होल पेपर के दोनों एंड को कनेक्ट कर रहा है और यही होल एक शॉर्टकट भी बन चुका है उस पेपर के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुँचने का। That's it. That's the wormhole. पर आखिर सोचने वाली बात है कि आखिर ये वर्म होल्स बनते कैसे हैं। मैंने आपको कुछ ही देर पहले स्पेस टाइम कर्वेचर के बारे में बताया था और कैसे कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम के फैब्रिक को बेंड करता है। तो किसी भी वर्म होल की ओपनिंग को बनाने के लिए हमें एक काफी मैसिव ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि स्पेस टाइम के मेस में एक मैसिव कर्वेचर ला सके। ये कर्वेचर इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि ये स्पेस के दूसरे साइड से भी खुल जाए, यानी कि अल्टीमेटली वो ऑब्जेक्ट स्पेस में एक पोर्टल को खोल सके जिसके एक एंड से कोई चीज अंदर जाए तो दूसरी एंड
से वो बाहर निकल सके। और स्पेस टाइम में इतना मैसिव कर्वेचर सिर्फ एक ही चीज ला सकती है और वो है ब्लैक होल्स। पर यहाँ पर ब्लैक होल्स अकेले ही इस पोर्टल को नहीं खोल सकते, हमें दूसरी साइड भी कोई ऐसी चीज लानी पड़ेगी जो कि ब्लैक होल जितना ही कर्वेचर पैदा कर सके। पर वो ब्लैक होल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरे साइड भी ब्लैक होल हुआ तो कोई भी चीज एक साइड से अंदर जाने पर वापस बाहर नहीं निकल पाएगी। ये ठीक ऐसा ही होगा कि आपने अर्थ के एक एंड से दूसरे एंड तक एक होल कर दिया और आप जब उस होल के अंदर कूदोगे तो आप तब तक गिरोगे जब तक आप अर्थ के कोर में ना पहुंच जाओ और आप वहाँ बीच में ही फंस जाओगे, क्योंकि वहाँ पर नेट ग्रेविटी 0 होगी। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि अगर दूसरे साइड भी ब्लैक होल नहीं हो सकता तो आखिर दूसरे साइड होगी क्या? तो इसका आंसर है व्हाइट होल। ऐसा माना जाता है कि जो भी चीजें ब्लैक होल अपने अंदर निकलता है वो सारी चीजें वार्म होल्स के थ्रू ट्रेवल होकर व्हाइट होल से बाहर निकलती हैं। जिस तरीके से ब्लैक होल अपने अंदर सारी चीजों को निकल लेता है, इवन लाइट को भी, पर व्हाइट होल्स अपने अंदर किसी भी चीज को घुसने नहीं देते हैं। इवन लाइट भी व्हाइट होल्स के अंदर नहीं घुस सकती। अगर वार्म होल्स सच में होते हैं तो हम इनकी मदद से टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम वार्म होल से ट्रेवल करेंगे तो हम लाइट की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रहे होंगे। और आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से जब भी हम लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करेंगे तो हमारे लिए टाइम स्लो हो जाएगा और हमारे आसपास की चीजों के लिए टाइम फास्ट हो जाएगा, जिस कारण से अल्टीमेटली हम टाइम में आगे पहुंच जाएंगे। वैसे इस कॉन्सेप्ट को हम टाइम डायलेशन कहते हैं। अगर आपको इसे अच्छे से समझना है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि व्हाइट होल सिर्फ एक थ्योरेटिकल चीज है और ये ब्रह्मांड में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसा इसीलिए क्योंकि आप ही खुद सोच कर देखो कि अगर एक व्हाइट होल ब्लैक होल की तरह ही स्पेस टाइम में इतना मैसिव कर्वेचर ला सकता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके पास ग्रेविटी भी बहुत मैसिव होगी। और अगर किसी भी चीज के पास इतनी मैसिव ग्रेविटी है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ऑब्जेक्ट अपने आसपास की चीजों को अपने अंदर खींचेगा। और व्हाइट होल्स की प्रॉपर्टी ये है कि वो अपने अंदर किसी भी चीज को आने नहीं देता। तो ये चीज व्हाइट होल्स के एग्जिस्टेंस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठा रही है। दूसरा कारण ये भी है कि व्हाइट होल्स का नेचर थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ को ब्रेक करता है। जैसे कि आप किसी भी चीज को ब्लैक होल के अंदर फेंकोगे तो ब्लैक होल उस चीज को रेडिएशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और अगर उस चीज को व्हाइट होल के थ्रू अपने ओरिजिनल फॉर्म में निकलना है तो उस रेडिएशन को वापस से उसी चीज में कन्वर्ट होना होगा, जो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ब्रेक करता है। और अगर व्हाइट होल्स एग्जिस्ट करते होंगे तो वो भी कुछ ऐसा ही करते होंगे। तो इसी कारण से माना जाता है कि व्हाइट होल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। पर 14 जून 2006 को कुछ ऐसा हुआ कि साइंटिस्ट को कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि व्हाइट होल्स सच में होते हैं। दरअसल उस दिन नील गैरल स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी ने एक दूर की गैलेक्सी में बहुत बड़ा गामा रे बर्स्ट को ऑब्जर्व किया। गामा रे बर्स्ट तब होते हैं जब कोई सुपर मैसिव ब्लैक होल एक स्टार को निगल लेता है। पर इस टाइम बात कुछ अलग थी, क्योंकि साइंटिस्ट को इस गामा रे बर्स्ट में किसी भी स्टार के प्रेजेंट होने का कोई भी एविडेंस नहीं मिला। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आया कि बिना किसी स्टार के आखिर ये गामा रे बर्स्ट हुआ कैसे। तो साइंटिस्ट को ये लगा कि ये किसी व्हाइट होल के एग्जिस्टेंस का एविडेंस हो सकता है, पर ये चीज कम्प्लीटली प्रूवन नहीं थी। इसीलिए व्हाइट होल्स और वार्म होल्स अभी तक सिर्फ एक थ्योरेटिकल चीजें हैं, जिन्हें सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा प्रेडिक्ट किया गया है। पर गौर करने वाली बात यह है कि कुछ टाइम पहले तक ब्लैक होल्स भी सिर्फ एक थ्योरेटिकल चीज थी। पर 2019 में ब्लैक होल की सबसे पहली पिक्चर ली गई और ब्लैक होल के एग्जिस्टेंस को प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया गया। और ठीक इसी तरीके से हो सकता है कि हम भी फ्यूचर में किसी वार्म होल या फिर व्हाइट होल के एग्जिस्टेंस को कम्प्लीटली प्रूव कर पाए। मुझे ये पूरी उम्मीद है कि हम ह्यूमंस भी कभी वार्म होल के थ्रू ट्रैवल करेंगे और हमारे लिए एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक जाना काफी आम बात हो जाएगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।